हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के फिजिकल की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। मुझसे ज़्यादा नहीं हो पा रही है जैसे भी मैं कर रही हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ है। तो अभी मैं बिना रुके जो कर पा रही हूँ वो है 1500 मीटर के आसपास। तो आज मैंने पहली बार 1500 मीटर की लगाई थी, मतलब 1500 मीटर बिना रुके पहली बार। तो ये था, ऐसा कुछ था। तो पता है आज एक्चुअली में हुआ क्या, तो मतलब मैं ऐसे ही बोल रही थी छोटी को, छोटी मतलब भावना, उसका घर का नाम छोटी है, छोटी ही बुलाते हैं। तो भावना को मैं बोल रही थी कि मतलब एक दिन मैं कर लेती हूँ अच्छा खासा और दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पेट दर्द की वजह से मुझे रुकना पड़ जाता है, कभी मैं थोड़ी सी पीछे हो जाती हूँ उससे। तो मैं उससे यही बता रही थी, तो पता उसका जवाब क्या आया था, वो बोलती है कि तू ना खुद ही अपनी मतलब तुझे खुद की नजर लग जाती है, तू इतना एक्साइटेड होकर सबको बताती फिरती है कि आज मैंने इतनी रेस करी है, आज मैंने इतना कर लिया है। तो मुझे बड़ी हंसी आई उस चीज़ के लिए कि मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। ऐसे कहीं ना कहीं वैसे वो सही बोल रही है। मैं जब भी मतलब अच्छा, आप एक चीज़ देखो, अगर आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ का या किसी भी सब्जेक्ट का है, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आपसे वो नहीं हो रहा, मतलब बहुत ट्राई कर ले नहीं हो रहा, जब वो सडनली आपसे वो क्वेश्चन हो जाता है ना और आपको लगता है कि कितना ईजी क्वेश्चन था, ये नहीं हुआ, तो मतलब उस टाइम पर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है और उसके चक्कर में ना आप सभी को बताओगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आने लगा, ये हो चुका है मेरा, इस तरह से। तो मतलब ऐसे मुझे रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रनिंग बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी है मेरे लिए, तो लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा मेरी एकदम बहुत बेटर हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहले से तो काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो अभी फिलहाल मैं जो कर पा रही हूँ बिना रुके वो 1500 मीटर के आसपास कर पा रही हूँ। बाकी जो रनिंग करते हैं हम वो आई थिंक 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा करते हैं अब हम, क्योंकि हम एक बार मतलब 1500 मीटर एक बार में दौड़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सांस लेते हैं जितना हमें मतलब थोड़ा रेस्ट करते हैं, एकदम थोड़ी सी देर सांस लेते हैं, उसके बाद दोबारा से वही वाला मतलब उधर से जितनी दूर हम जाते हैं अपने गाँव से वापस उतना ही आना होता है, तो दोबारा से उसी के लिए उतनी रनिंग करनी पड़ती है। लेकिन मैं उसको काउंट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हम लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, तो हमें एक बार में जितना चल सकते हैं उतना देखना है, क्योंकि जो बीच में गैप हुआ उस तरह का गैप हमें वहाँ पर नहीं मिल पाएगा कि हम बार बार रुक रहे हैं और आराम से देख रहे हैं कि हमारा कितना टाइम हो गया, क्या हो गया। तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही वाला काउंट करती हूँ, जब मैं जितनी बिना रुके करती हूँ वो वाली काउंट करती हूँ, उसके बाद जो उतना ही मैं दोबारा आती हूँ, लेकिन उसको इतना काउंट नहीं करती। और एक्चुअली में हो क्या रहा है, मतलब 1000 मीटर के बाद जब मैं रनिंग कर रही होती हूँ 1100-1200 के आसपास आकर एकदम सडनली बहुत ही जोर से पेट में दर्द होने लगता है, रुकना ही पड़ता है। आज मुझे लगा था कि हम 1500 मीटर से ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं था कि मैं कर नहीं पा रही थी या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा सांस फूलता था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मतलब बैलेंस हो रही है। काफ़ी सारे मैंने योगा किए हैं, मैं मॉर्निंग में बहुत सारे एक्सरसाइज और बहुत सारे योगा करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम ने सांस फूलने वाली जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक इससे बहुत बेटर हुई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका बहुत बेनिफिट हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि आज मैं ज़्यादा कर लूँगी, लेकिन एकदम से सडनली से पेट में दर्द लगता है, जब लास्ट में एकदम 1100-1200 के बाद बहुत जोर से पेट में दर्द होने लगता है साइड में, इस वजह से रुकना पड़ता है। बाकी सांस लेने में और पैरों में इतना दर्द नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे रुकना पड़ा पेट दर्द की वजह से। ऐसा ही हो रहा है एक्चुअली में आजकल, पता नहीं मैं पानी पीकर भी जा रही हूँ, जो चीज़ें बोली थी कि जिसकी वजह से पेट में दर्द हो जाता है वो चीज़ नहीं होगी, इसलिए थोड़ी सी रुकना पड़ रहा है। बाकी अभी थोड़ी बेटर हो रही है, आप सभी भी कोशिश करते रहो। देखो थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती ही है, बाकी सभी ठीक हो जाएगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं 100-200 मीटर भी दौड़ पाऊंगी। तो कोई आप सभी कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी सी आप मतलब ऐसा करना जब भी आप कर रहे हो 15 से 20 दिन, थोड़ा सा भी ये मत सोचना कि बहुत ही ज़्यादा वो करना है। बस 15 से 20 दिन आपको ऐसा करना है कि आपको धीरे धीरे करती जानी है जितनी आपसे हो पा रही है, ऐसा खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना है। तो इस तरह की रनिंग चल रही है और आप सभी की कैसी चल रही है ये भी अभी कमेंट करके बता देना सभी। बाकी मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। ओके, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दीदी नॉर्मलाइजेशन के अंदर मतलब क्या एक्यूरेसी मैटर करती है? तो भाई नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, ठीक है। अभी कुछ लोग बेवजह मुझे बोलने लगेंगे कि तुम्हें कैसे पता ये वो। तो देखो, एक तो काफ़ी सारे टीचर्स ने भी ये बताया है, दूसरा एक और चीज़ मैं बताती हूँ। एक है मैम SI काजल भारद्वाज नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, तो SI है भाई वो, तो उन्होंने खुद से बताया है कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है एक्यूरेसी, नॉर्मलाइजेशन में मैटर नहीं करेगी। क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं आप सभी को बताती हूँ, जैसे हम दिग्विजय सर से हम वो पढ़ते थे मानसिक मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, मानसिक अभिरुचि मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ाया था उन्होंने। तो उसमें सर ने आई थिंक जनहित या कोई दूसरा चैप्टर था, उसके अंदर सर ने बताया था कि किसी एक ही अपराध के लिए हमें 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमें 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो ऐसे ही आप इसको भी समझो, अगर हमारे गलत क्वेश्चन करें हमने, उसकी वजह से हमारे नेगेटिव अंक कट चुके हैं, जो कि 0.5 की थी आई थिंक नेगेटिव मार्किंग, अगर हमने गलत क्वेश्चन करे नेगेटिव मार्किंग से उसके नंबर कट गए हैं, तो फिर दोबारा से नॉर्मलाइजेशन के अंदर उस चीज़ की वजह से मतलब कि कितने क्वेश्चन हमारे गलत हैं इसकी वजह से दोबारा नंबर डिक्रीज करेंगे, तो एक तरह से एक ही चीज़ के लिए हमें 2 बार नंबर डिक्रीज हो जाएंगे ना हमारे, तो जितने हैं बाकी उससे भी कम बैठ जाएंगे फिर। तो अगर ऐसा ही हुआ जैसे आप बता रहे हो कि एक्यूरेसी मैटर करती है, तो एक्यूरेसी इसमें मैटर नहीं करेगी नॉर्मलाइजेशन में। एक्यूरेसी मैटर करेगी उन लोगों के लिए लाइक 30 की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसके अंदर जो क्वेश्चन गलत आए थे उन बच्चों को जो नंबर मिलेंगे ना वो एक्यूरेसी के बेस पर मिलेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूला है ना उसमें एक्यूरेसी वाला चीज़ काउंट होगी कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं कितने गलत हैं, आपकी क्या पॉसिबिलिटी थी उस क्वेश्चन को ठीक करने की, जो क्वेश्चन गलत आए हैं वो तब मैटर करेगी एक्यूरेसी वाला पार्ट
तो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। नॉर्मलाइजेशन में वो मैटर करेगा जिस शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर जैसे अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत है ना तो उसमें 2 नंबर डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि मतलब ऐसे ही सभी को अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो 8 नंबर दे दिया, ऐसे नहीं मिलेंगे। उसका फॉर्मूला है, तब आपकी वो जो एक्यूरेसी वाला पार्ट है तब वहाँ पर वो मैटर करेगा, वो नॉर्मलाइजेशन में नहीं मैटर करेगा। बाकी जितना मुझे समझ आया, जितना सभी टीचर्स ने बताया, बड़े बड़े टीचर्स ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया है, सभी ने यही बताया कि नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। वो जो मैटर करेगी वो उस पर करेगी कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, वो उस पार्ट में करेगी जहाँ पर आपके शिफ्ट के अंदर ही वो क्वेश्चन गलत आया है पूरा। अगर वो क्वेश्चन हटाने पड़ेंगे, जैसे कि 30 की सेकंड शिफ्ट में मुझे लगता है जहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है, जहाँ पर पूरा क्वेश्चन ही गलत है, तो वहाँ पर वो मैटर करेगा एक्यूरेसी वाला पार्ट। आप सभी का ये था कि दीदी आप दोबारा सीटेट क्यों दे रही हो? तो दोबारा सीटेट मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने जो पहले सीटेट दिया था ना वो बीएड बेस पर था, और अभी जब बीएड को प्राइमरी से हटा दिया है तो बीएड से किया हुआ वो जो प्राइमरी के लिए मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था वो भी कहीं इनवैलिड ना हो, इसलिए मैं दोबारा दे रही हूँ। तो अगर आपने भी पहले बीएड से दिया हुआ है ना सीटेट और अभी आप बीटीसी वगैरह कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, तो एक बार जरूर दे लेना, क्योंकि फिर पता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे जाकर, और फिर हमें लगता है कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया इतना ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी जैसे इन्होंने बीएड को हटा दिया प्राइमरी से तो एकदम से इनवैलिड ना हो जाए कहीं सीटेट वाला पार्ट जो है, इसलिए मैंने दोबारा दिया है ताकि ये रहे कि बीटीसी से मैंने अलग से सीटेट किया हुआ है। जो मैंने पहले किया था वो बीएड से किया था, इस वजह से थोड़ा सा मैटर करा है, इसलिए मैंने दोबारा भी इसका फॉर्म फिल कर दिया है। और थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ, हाँ तो अच्छा खासा हो गया था फर्स्ट पेपर में, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, सभी के लिए सेम होता है। बस जो चीज़ें मैटर करेंगी वो होगा पहले वाले पेपर में ना लैंग्वेज वाला पोर्शन चूज करना होता है। फर्स्ट लैंग्वेज मैंने हिंदी ली है और सेकंड इंग्लिश ली है, और सेकंड की अगर मैं बात करूँ सेकंड पेपर के लिए मैंने मैथ और साइंस वाला पोर्शन लिया है, क्योंकि मैथ और साइंस थी मेरे ग्रेजुएशन में। जो भी आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होंगे उनमें से 2 आप ले सकते हो। आई थिंक जिसके पास मैथ और साइंस नहीं होगा उसके पास सोशल साइंस वगैरह होगा, तो आप वो वाला पार्ट ले सकते हो। और इस तरह का था, बस इतना ही 2 चूज करने का पार्ट होता है और कुछ ज़्यादा अलग अलग चूज करना नहीं होता है। बाकी सभी चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्यूमेंट वही 10th 12th और आपका जो बीएड बीटीसी जो भी कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट जिससे देना चाहोगे उससे दे सकते हो। और बाकी इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते, आधार कार्ड लगता है और फ़ोन नंबर वगैरह तो लगता है, फोटो लगता है आपका, बस ये सभी चीज़ें लगेंगी और हो जाएगा आराम से। फिर तो जल्दी करा लेना, एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा जल्दी करा लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जल्दी करा लेते हैं तो हमारे सेंटर हमें वही मिल जाता है जब हम चूज़ करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा मेरठ चूज़ करती हूँ तो मुझे हमेशा मेरठ सेंटर मिल जाता है ईजिली, क्योंकि मैं एकदम पहले प्रेफरेंस में मेरठ डालती हूँ और मैं फॉर्म को थोड़ा कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही भर लूँ। जितनी आप लेट भरते हो ना तो फिर वो वाला सेंटर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे भी अब तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, 15 को ही होगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ये चीज़ भी। बाकी 3 सेंटर डालने का ऑप्शन होता है, आप ध्यान से चूज कर लेना। क्वेश्चन आप सभी का ये था कि दीदी आपने आरपीएफ का फॉर्म या एसएससी जीडी का या एनटीपीसी का कौन सा एग्जाम दोगे? तो देखो एसएससी जीडी का एग्जाम मैं दे नहीं सकती हूँ और आरपीएफ का मैंने फिल नहीं किया था। एनटीपीसी का मैं फॉर्म नहीं फिल करूंगी, मैं यूपीएसआई का फॉर्म फिल करूंगी, फिलहाल तो सीटेट का किया है, और उसके बाद सुपर टेट या केवीएस या डीएसएसबी जो भी आता है उसका एग्जाम फॉर्म फिल करूंगी। ऐसा मेरा कुछ एनटीपीसी देने का मन नहीं है, 2 टायर के एग्जाम होते हैं। फिलहाल तो मैं अपनी बीटीसी पर और टीचिंग एग्जाम्स पर ही फोकस करूंगी, क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों का ही पढ़ती जा रही हूँ। तो एक क्वेश्चन आया था मुझे कि दीदी सीटेट के लिए प्रैक्टिस बुक्स हमें पढ़ लेना चाहिए या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा डीप में सिलेबस करने की जरूरत है? देखो तो आजकल सीटेट का एग्जाम पास करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर कर लूँ या फिर कुछ क्वेश्चंस कर लूँ उनसे प्रैक्टिस कर लूँ या सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा लूँ तो हो जाएगा, तो आई होप कि आप इससे मतलब ऐसा करने से पास तो हो सकता है, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि शायद आपके 90 नंबर आ जाएं, लेकिन सिर्फ 90 नंबर लाना तो हमारा टारगेट नहीं होता है ना, जितने अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर आप कहीं भी प्राइवेट भी पढ़ाने जाओगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आपका सीटेट का अच्छा स्कोर होता है। मैं थोड़े दिन के लिए मैंने भी ट्राई किया था प्राइवेट पढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आपका सीटेट का स्कोर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेरा सीटेट और यूपीटेट दोनों ही क्वालिफाई था, तो मुझे मतलब अलग से उन्होंने बोल दिया था कि मतलब आपकी जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो सब ठीक थी, तो वो थोड़ा सा अलग उसका इंप्रेशन पड़ता है, एक चीज़ ध्यान रखना। बाकी फिर भी ट्राई करना कि अच्छे नंबर लाने, तो प्लीज सिलेबस से पढ़ना, ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाने से ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। क्योंकि जो सीटेट के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बड़े ही डीप लेवल में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ ये पूछ लिया कि ये कहाँ पर स्थित है, जैसे लाइक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया कि ताजमहल कहाँ पर है, ये सिद्धांत किसने दिया, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। उसमें बहुत ही डीप लेवल में बनाकर क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली जब वो कथन और आदर्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट पड़ते हैं। अगर आपने पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं किया है तो जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और इन सबसे ना इतनी डीप लेवल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि सिलेबस से डीप तरीके से जैसे आते हैं वैसे पढ़ना। ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, स्पेशली पैडागोजी वाला पार्ट और सीडीपी वाला पार्ट में ऐसे पढ़ने से नहीं होगा जब तक आप उसको डीप में नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन था मुझे, एक क्वेश्चन आया था किसी का कि बीटीसी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना होगा, और स्पेशली अगर आपको बीएड के मतलब बीटीसी के लिए जो होते हैं डाइट होते हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने रहते हैं, हमारे यहाँ का जो है मवाना डाइट है, तो एक्चुअली में वो मिल जाता है अगर आपके नंबर पता कैसे काउंट होते हैं, 10वीं के, 12वीं के और ग्रेजुएशन की जितनी भी परसेंटेज है ना आपकी सभी को ऐड कर लेना। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे 10वीं में 85% थे और 12th में मेरे 81% थे, और उसके बाद ग्रेजुएशन में थे मेरे 68%। मैंने की थी बीएससी की थी, मैंने 12th करने के बाद बीएससी की थी, यानी कि साइंस से, मैथ और साइंस वाले पार्ट से 68% लाने में भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी भाई। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, मतलब ग्रेजुएशन में साइंस साइड से इतने नंबर लाना भी बहुत डिफिकल्ट था। तो उस टाइम पर मुझे पता था 68 के लिए भी मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, तो बहुत ही मुश्किल आए थे। तो ये थे, अब इन सब तीनों ईयर का आप टोटल ऐड करोगे तो वो 210 या फिर 220 प्लस होना चाहिए, तो आपको ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि डाइट मिल जाएगा आपको। अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी स्कूल कॉलेज होगा वो
मिल जाएगा इजीली। तो डाइट का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि इसकी फीस कम होती है। डाइट वाले कॉलेज से अगर आप पढ़ते हो तो आई थिंक 10 से 20 हज़ार तक पूरी आपकी बीटीसी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट करोगे तो प्राइवेट की फीस थोड़ी महंगी है। लेकिन प्राइवेट में एक चीज़ हो रहा है, स्कॉलरशिप आ जाएगी आपकी, आप फॉर्म फिल करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो इसलिए मुझे प्राइवेट वाला ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि डाइट में ना बहुत ही ज़्यादा झंझट होती है भाई डाइट से करने से। मुझे पता है, मैं मेरठ से जब बीएससी कर रही थी ना, तो मैं हॉस्टल में रहती थी। तो मेरे जो साइड वाली लड़की थी, मतलब मेरे ही रूम में हम 3 लड़कियां रहती थी, तो पीजी में रहते थे हम। तो मेरे जो साइड वाली लड़की थी ना, वो कर रही थी डाइट से, मवाना डाइट से वो बीटीसी कर रही थी। भाई इतना काम कराते हैं, तो डेली जाना होता है, ड्रेस पहनकर जाना होता है, और इतनी चीज़ें कराते हैं ना, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट, कभी कुछ बनाकर लाना है, कभी कुछ बनाकर लाना है, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते रहते हैं। और हमेशा कॉलेज जाना होता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे ना, तो आप उसके साथ साथ अदर चीज़ों की पढ़ाई मुश्किल हो पाएगी आपकी, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से करा। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो कभी जाना नहीं पड़ता है, सिर्फ एग्जाम देने में जाना पड़ता है और प्रैक्टिकल वगैरह के टाइम पर जाना पड़ता है, बाकी कभी भी नहीं जाना पड़ता। और जब भी कुछ होता है सभी टीचर्स बता देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, कॉलेज का ग्रुप बना देते हैं, वहाँ पर बता देते हैं कि इतने दिन आपका प्रैक्टिकल है, इस तारीख को आपका प्रैक्टिकल है, ये फाइलें बनेगी, और बाकी आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाती है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं प्राइवेट ही ठीक लगा, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी, जितनी आपने फीस दी है उतनी ऑलमोस्ट आई जाती है। और मैंने बता दिया कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं 210 प्लस या फिर 220 प्लस, तो इजीली हो जाता। और फिर मेरे से पूछोगे आप मैंने क्यों नहीं किया डाइट से, तो मैंने इसलिए, ऐसा नहीं था कि मैं करना नहीं चाह रही थी। एक्चुअली में हुआ क्या था, मेरा कुछ बीटीसी करने का मन ही नहीं था। लेकिन लास्ट में जब बिल्कुल फॉर्म की डेट निकल गई, सब कुछ निकल गया, तब पापा जी ने बोला कि बीटीसी में एडमिशन ले ले। तो फिर मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ा, वरना मेरा डाइट से हो जाता। मेरे नंबर थे, मेरे 230 से भी ज़्यादा बैठना है, तीनों का मिलाकर, मतलब 10वीं का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का जितनी भी परसेंटेज है, वो परसेंटेज सभी ऐड करने के बाद आपका 220 प्लस या 210 प्लस होना चाहिए। तो इजीली आपका वो डाइट वाले कॉलेज मिल जाते हैं। तो मुझे मिल जाता, लेकिन सही है मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट होती है। ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी। और अगर डाइट से करना होगा तो आपको वहीं पर जाकर रहना पड़ेगा। और मेरे घर से डाइट का जो कॉलेज है बहुत ही ज़्यादा दूर है, मतलब मवाना मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, तो मुझे वहीं कहीं रहना पड़ता। तो मुझे अपना प्राइवेट से ठीक लगा है बीटीसी करना, क्योंकि पढ़ाई तो सभी कैसी होती है, बल्कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, चाहे वो बीएड हो या फिर बीटीसी, आपको डेली जाना ही पड़ता है। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस, और बाकी रनिंग वगैरह सब ठीक चल रही है, बीटीसी की भी पढ़ाई ठीक चल रही है। और हाँ, एक चीज़ मुझे बता देना, मेरे बीटीसी का जो एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल था, पहले तो उन्होंने सर ने बोला था कि 28 में, उसके बाद वो 28 तारीख कैंसिल होकर 1 तारीख का हो गया। बस सिर्फ एक चीज़ बता देना कि एग्जामिनर बाहर से आते हैं या फिर कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं वो एग्जाम मतलब हमारा प्रैक्टिकल लेते हैं। बस सिर्फ ये चीज़ आप मुझे कंफर्म कर देना। बाकी मेरी फाइलें वगैरह बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, पढ़ाई मैंने कर ली है, मतलब जितना भी वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ ली है। बस थोड़ी सी ये टेंशन थी कि अगर कॉलेज वाले टीचर्स लेते हैं तो हम थोड़ा उनसे फ्रैंक होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन कोई बाहर से एग्जामिनर आते हैं, कुछ न्यू से टीचर आते हैं, हम तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो बस ये चीज़ थी। बाकी रनिंग वगैरह ठीक चल रही है, आप सभी की कैसी चल रही है बताते रहना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।